नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और चारों के चारों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सॉफ्ट पावर से संबंधित, कैसे इंडिया स्पोर्ट्स में बढ़िया परफॉर्म करके अपनी स्पोर्ट्स पावर को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल से संबंधित और चौथा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से राइटर ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस हासिल करके, मतलब स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर सकता है। जानेंगे इस आर्टिकल में कैसे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पावर्स ना दो तरह की होती हैं, एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर। पहले हार्ड पावर के बारे में जानते हैं। हार्ड पावर को पावर ऑफ कोर्जन यानी पावर ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे देखो, यूएसए किसी देश को धमकी देता है सीधा सीधा, आप हमारी बात मानिए अदरवाइज हम आपके देश के ऊपर अटैक कर देंगे। अब क्योंकि देखो यूएसए एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, तो संभावना यह होगी कि जिस देश को यूएसए ने धमकी दी है वो देश यूएसए की बात मान लेगा, यूएसए की मिलिट्री के डर के चलते। तो इस केस में ना यूएसए ने एक प्रकार से दूसरे देश को फोर्स कर दिया है अपनी बात मानने के लिए, डर से वो सामने वाला देश यूएसए की बात को मान रहा है। आप एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे देखो, यूएसए मानता है रशिया, ईरान ये हमारे दुश्मन देश हैं, तो यूएसए इस प्रकार से एक्ट लेके आता है, जैसे कार्डसा एक्ट है, कि अगर कोई देश रशिया से डिफेंस में डीलिंग करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ये भी सीधा सीधा एक प्रकार से पावर ऑफ कोर्जन है। यूएसए धमकी दे रहा है दूसरे देश को कि आप रशिया के साथ डील मत कीजिए डिफेंस के क्षेत्र में। तो ये चीजें यूएसए करता है, ये है पावर ऑफ कोर्जन यानी पावर ऑफ फोर्स, जिसे हार्ड पावर के नाम से जाना जाता है। अब आप सॉफ्ट पावर देखिए, एग्जाम्पल देखिए सॉफ्ट पावर का। देखो, यूएसए की जो बॉलीवुड की मूवीज है ना, पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में होता है। यूएसए का जो कल्चर है, जैसे जीन्स वगैरह है, मतलब यूएसए प्लस में यूरोपियन कंट्रीज का, तो वो कल्चर पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। अट्रैक्शन है बॉलीवुड मूवीज के प्रति, कल्चर के प्रति, ये यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज जो हैं उनके पॉलिटिकल आइडियाज के प्रति। आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए। चलो, अफगानिस्तान में इंडिया की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट वर्क करवाया है, $3 बिलियन पैसा खर्च किया है। बॉलीवुड के सॉन्ग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। इंडिया की क्रिकेट टीम को पसंद किया जाता है, विराट कोहली वगैरह को। इसके अलावा हमारे जो सीरियल्स हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो बहुत चलते हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के लोगों का ना इंडिया के प्रति एक अट्रैक्शन है, झुकाव है। तो इस झुकाव के चलते अगर इंडिया अफगानिस्तान की सरकार से कोई बात बनवा लेता है, अभी तालिबान है, इवन तालिबान भी इंडिया से डील करने के लिए तैयार है, क्योंकि तालिबान को यह समझ में आ गया है कि लोग इंडिया को चाहते हैं। तो ये जो इंडिया की पावर है ना अफगानिस्तान में, इसे आप कह सकते हो सॉफ्ट पावर। समझ गए? ये सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट सबसे पहले जोसेफ नाई ने दिया था लेट 1980s में। ये है पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज रेदर देन कोर्जन। कोर्जन को छोड़ के, कोर्जन वाली पावर तो मिलिट्री पावर होती है ना, इसके अलावा कल्चर के प्रति लव, पॉलिटिकल आइडियाज के प्रति लव, पॉलिसीज के प्रति लव, ये पावर है सॉफ्ट पावर। तो ये हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब देखो, राइटर ये कहते हैं स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस हासिल करके इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर सकता है। जैसे देखो, हाल फिलहाल में इंडिया ने काफी सारे गेम्स में ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते बताइए? 7, हाईएस्ट टैली है। बर्मिंघम में अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हुए, इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। नीरज चोपड़ा को आज हर कोई जानता है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है कि इस प्रकार से स्पोर्ट्स जो है वो सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाता है। चाइना देखो 1984 से पहले ओलंपिक में ज़्यादा मेडल नहीं जीता करता था, लेकिन एकदम से चाइना ने स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया और ओलंपिक में चाइना की परफॉर्मेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद अलग अलग देशों में चाइना को जानने के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा हुई, ये कौन सा देश है जो इतने सारे मेडल जीत रहा है। चाइना को लोग पसंद करने लगे,
ओलंपिक में, क्योंकि चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, दूसरे तीसरे पहले नंबर पे आने लगा। फ्रांस का एक सर्वे शो किया जाता है कि फ्रांस में चाइना के प्रति सॉफ्ट पावर काफ़ी अच्छी पैदा हो गई। देखो वो तो अलग चीज़ है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री के प्रति खास करके यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो प्रीजुडाइज्ड होते हैं, और उसका रीज़न भी है कि यूएसएसआर के साथ में इतना लंबा कोल्ड वार चला था, यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री था, तो इसीलिए चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इनके प्रति वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों के व्यू है ना खराब हैं। बावजूद इसके चाइना की सॉफ्ट पावर इंक्रीज हुई यूरोपियन कंट्रीज में। बट इंडिया को तो देखो कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिबरल कंट्री है, संविधान ने इतने सारे राइट्स जनता को दिए हैं, तो इंडिया ज़्यादा मेडल्स जीतता है ना, तो इंडिया की तो सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं चाइना ने ना अपने स्पोर्ट्स में सुपीरियोरिटी का फ़ायदा उठाया। स्पोर्ट्स में चाइना जब लीडर बन गया ना, चाइना ने बहुत सारे मेडल्स जीतने स्टार्ट किए, तो चाइना ने ना स्पोर्ट्स के थ्रू दूसरे देशों के साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस मजबूत करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कीनिया है, कीनिया का एग्जांपल दिया जाता है। अब देखो कीनिया के लोग ना, मतलब कीनिया के एथलीट्स भागने में बहुत बढ़िया हैं, रनिंग में, इसलिए बहुत मैराथन वगैरह कीनिया के एथलीट्स जीतते हैं। तो चाइना ने ना अपने एथलीट्स को भेज दिया कीनिया में, कीनिया की सरकार के साथ एमओयू साइन करके कि भैया आप हमारे एथलीट्स को ना रनिंग सिखाइए, कैसे हमारे एथलीट्स तेज भाग सकते हैं। उसी प्रकार से चाइना जिन स्पोर्ट्स में अच्छा था उसके लिए भी दूसरे देशों के साथ में साइन कर लिया एमओयूज कि हम आपको ये गेम सिखा सकते हैं। और चाइना ने ना इसमें किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं की, इवन इंडिया से भी मदद मांगी चाइना ने कि आप हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट सिखाइए, आपके प्लेयर्स को क्रिकेट बहुत अच्छी आती है। तो इंडिया को भी चाइना से ये चीज़ सीखनी चाहिए। देखो वैसे तो हाल फिलहाल में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक में और दूसरे गेम्स में, लेकिन अभी भी देखो पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो देखें ना, वन ऑफ द पुअरेस्ट है इंडिया में। 130 करोड़ लोगों का देश है, और 1990 में जब सबसे पहले ओलंपिक खेला था तब से लेके अभी तक इंडिया ने सिर्फ 35 मेडल्स जीते हैं। जिसका एक बड़ा रीज़न देखो ये है कि हमारे प्लेयर्स को ना शुरुआती स्टेज से बचपन से ही एक्सपोजर काफ़ी कम मिल पाता है। सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती है, आंकड़ा आगे आएगा तो आपको हैरानी होगी उस आंकड़े को जान के। सरकार ने वैसे 2014 में एक स्कीम चलाई थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम। इसमें ना कुछ एथलीट्स को पहचाना जाता है जिनके मेडल जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर सरकार उनको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, विदेशी कोचिज से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सके। इसके बाद 2016 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, 20 पॉइंट का एक प्लान दिया था इंडिया कैसे अपने ओलंपिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडिया के पास ना स्पोर्ट्स में एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है ताकि प्लेयर्स अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें शुरुआती स्टेज से ही। ये कहा गया इस रिपोर्ट में, आप फैमिली लेवल से ही जागरूकता पैदा कीजिए, फैमिली लेवल से ही ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें स्पोर्ट्स में जाने के लिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। खेलने कूदने को ना अच्छा नहीं माना जाता। उसका एक रीज़न ये भी है, पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स में संभावनाएं बहुत कम हैं, तो सरकार को संभावनाएं पैदा करनी होंगी स्पोर्ट्स में। जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी खेल पाते, स्टेट लेवल पे खेलते हैं या फिर नेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उनके लिए करियर सिक्योर होना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो अपना करियर बना सके, यहाँ से रोजी रोटी कमा सकें, तब जाके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने से कतराएंगे नहीं। और ना सिर्फ फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हर छोटी छोटी जगहों पर एकेडमीज होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोचेज होने चाहिए, एडुकेट फंडिंग सरकार प्रोवाइड करे। ये आंकड़ा था जो मैं बोल रहा था कि इसको देख के आप चौंक जाओगे। इंडिया कितना पैसा खर्च करता है पर कैपिटा स्पोर्ट्स पर? सिर्फ 3 पैसा पर डे, 3 पैसा पर डे 1% पे खर्च करती है सरकार स्पोर्ट्स में। और चाइना पर डे 6.1 रुपीज़ खर्च करता है पर कैपिटा, यानी हर एक पर्सन पे चाइना एक दिन में 6.1 रुपया खर्च करता है एक दिन में। तो देखिए चाइना इंडिया के मुकाबले में कितना ज़्यादा खर्च करता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चूंकि देखो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जाता है, तो इंडिया के प्लेयर्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंडिया की सॉफ्ट पावर अपने आप से इंक्रीज होगी। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स को 3.05 बिलियन लोगों के द्वारा देखा गया। 2016 के रियो ओलंपिक्स के मुकाबले में ये आंकड़ा 74% ज़्यादा है। इसके बाद देखो राइटर्स कुछ पॉइंट्स देते हैं कैसे इंडिया स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले ना, आप
कुछ देशों के साथ में एमओयू साइन कीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके के प्लेयर स्विमिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप इन देशों के साथ में एमओयू साइन कर सकते हो इंडिया के प्लेयर्स को सिखाने के लिए। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ रनिंग में काफ़ी अच्छे हैं, खास करके कीनिया। तो जैसे चाइना ने टाई अप किया कीनिया के साथ, इंडिया भी कर सकता है बिना किसी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किए। नेक्स्ट, टॉप स्कीम इंडिया की अच्छी तो है, जिसमें एथलीट्स को पहचाना जाता है और उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट देखो, टॉप स्कीम में बहुत कम एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कम से कम 500 एथलीट्स को ट्रेन किया जाए इस स्कीम के अंतर्गत, तो मेडल जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का यूज़ करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, चाहे वो CSR के थ्रू हो या फिर किसी दूसरे माध्यम के थ्रू हो। गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करने के लिए, और ये चीज़ नीति आयोग के द्वारा भी रेकमेंड की गई थी। तो बाद में यही बोला जाता है लास्ट में कि सॉफ्ट पावर जो है वो अपने आप में एंड नहीं है, एक मीन है। इंडिया अपनी पावर को एक्सपेंड कर सकता है इसके थ्रू। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है इंडिया को न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस की आवश्यकता है। अभी हम बात करेंगे डिटेल से कि न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस से क्या मतलब है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में ना आर्टिकल में ये बोला जाता है, अगर वर्क प्लेस में यानी जो काम करने की जगह है, ऑफिस है, उसमें देखो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ना, जैसे जेंडर डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल मेल काम कर रहे हैं। एथनिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक कॉमन लैंग्वेज हो तो अच्छा है, कम्युनिकेशन में आसानी होती है। समझ गए? मतलब लैंग्वेज बेसिक उनकी सबकी अलग अलग है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज आती है जिसके थ्रू वो बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है। तो अगर देखो वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इंक्लूजन ज़्यादा है, तो फिर ना एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वर्क प्लेस पर। राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, प्रॉपर डेटा भी दिया जाता है। जैसे 2019 में मैकिन्से की स्टडी रिपोर्ट सामने आई थी कि जेंडर डाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा है वो वर्क प्लेस 25% मोर एफिशिएंट है। एथनिक डाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा है वो वर्क प्लेस अपने कॉम्पिटिटर से 36% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए आज के समय में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ज़्यादा इंक्लूसिव वर्कफोर्स तैयार कर रही हैं। हायरिंग के समय बोला जा रहा है कि आप एथनिसिटी को एक क्राइटेरिया बनाइए, जेंडर को एक क्राइटेरिया बनाइए, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद राइटर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं जिस पर यह आर्टिकल आधारित है। राइटर कहते हैं जेंडर डाइवर्सिटी और एथनिसिटी तो डाइवर्स हो रही है वर्क प्लेस पे, लेकिन न्यूरो डाइवर्सिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आपके मन में आया होगा न्यूरो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। देखो, न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब ये है, ये एक आइडिया है जो कहता है हर एक पर्सन अपनी सराउंडिंग के साथ अलग ढंग से इंटरेक्ट करता है। सिंपल भाषा में बोलें तो देखो, न्यूरो डाइवर्सिटी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिस्प्राक्सिया, डिसकैलकुलिया। मैं आपको इनके डेफिनेशंस बताता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बताता हूँ इनके बारे में। जैसे देखो, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ये बचपन से ही हो जाता है, और जिन बच्चों को ये होता है ना, वो अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ पर अच्छे से। मतलब उनका बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव होता है, वो सोचते नहीं हैं कुछ करने से पहले, एकदम से कर देते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो ये भी देखो अपनी सराउंडिंग के साथ में, अपनी आसपास की चीज़ों के साथ में इंटरेक्ट करने का एक तरीका है कि बिना सोचे आप कुछ कर देते हो, अटेंशन नहीं दे पाते हो नॉर्मल लोगों की तरह। समझ गए? अब दूसरे नंबर पे है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यही है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ पे और बिना सोचे कुछ भी कर रहे हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना दूसरों के साथ में सोशल इंटरेक्शन में और कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। दूसरों के साथ में वो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, इसमें बच्चे को ना नई नई चीज़ें लर्न करने में यानी सीखने में दिक्कत आती है। उसके बाद डिस्प्राक्सिया, मोबिलिटी में दिक्कत आती है, मूव करने में, बैठने में, दौड़ने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। और सबसे लास्ट में डिसकैलकुलिया, इसमें बच्चे को ना अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है, ये प्लस माइनस ये सब।
तो ये चीज़ें एग्जाम्पल हैं न्यूरो डाइवर्सिटी के। इसमें बच्चे ना अपनी सराउंडिंग के साथ थोड़ा अलग ढंग से रिलेट करते हैं, अलग ढंग से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जिन बच्चों को ये सारे डिसऑर्डर होते हैं ना, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। बट देखो, राइटर अलग ढंग से न्यूरो डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हम ऐसा क्यों बोलें कि बच्चों को दिक्कत आ रही है, हम यूं भी तो बोल सकते हैं ना कि वो अलग ढंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं समाज के साथ में, अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में। क्योंकि हर एक पर्सन, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सिमिलर वे में अपनी सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट करें। अब किसी को दिक्कत आती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, तो ऐसा भी तो है कि वो बच्चा में कुछ स्पेशल स्किल्स भी हैं। आगे राइटर बताएंगे कि उनमें स्पेशल स्किल्स क्या होती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें ना डिसऑर्डर या फिर डिफेक्ट नहीं मानने चाहिए। इसलिए ये अनजस्ट है जिन अडल्ट्स में, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो आगे भी कंटिन्यू रहती हैं जब बच्चा अडल्ट बन जाता है। तो राइटर कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ना आगे भी कंटिन्यू रहती हैं, तो इसके बेस पे किसी अडल्ट को जॉब डिनाई करना ये सही नहीं है। इसलिए न्यूरो डाइवर्सिटी भी वर्क प्लेस पे होनी चाहिए। जिनको ये सब चीज़ें होती हैं उनको भी हायर करना ज़रूरी है। रिसेंट रिपोर्ट हाल ही में आई थी कि हमारे देश में 2 मिलियन पीपल यानी 20 लाख लोग जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। देखो, राइटर ने खुद ही बोला कि डिसऑर्डर नहीं मानना चाहिए, लेकिन खुद ही डिसऑर्डर लिख दिया। उन्हें कोई और वर्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे। इसके बाद में राइटर ये कहते हैं वर्ल्ड में 20% लोग जो हैं वो न्यूरो डाइवर्स हैं, और इनमें से ना 85% लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। यूएसए में वैसे ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो 4.2% है, लेकिन जो न्यूरो डाइवर्स पीपल है ना उनमें से 85% लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यानी उनको जॉब नहीं दी जाती है। लेकिन अब कॉर्पोरेट ग्रुप्स को समझना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो डाइवर्स लोगों को जॉब दी जाए। एक स्टडी सामने आई थी जेपी मॉर्गन चेस की, जिसमें कहा गया था कि न्यूरो डाइवर्स लोग जो है ना वो कम गलतियां करते हैं, 92 लेके 140% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू न्यूरो टिपिकल एम्प्लॉयज़, मतलब समाज के हिसाब से जो नॉर्मल हैं। इसके बाद राइटर कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि न्यूरो डाइवर्जेंट जो लोग होते हैं ना वो किसी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन पे काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं, विजुअल पैटर्न पर काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जैसे ये विजुअल पैटर्न होते हैं ना इस प्रकार के, इस पर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, और इस मामले में उनकी एफिशिएंसी 40% ज़्यादा होती है। ये देखिए, वो लोग जो डिसलेक्सिया का शिकार होते हैं, मतलब जिनको सीखने में दिक्कत आती है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को तीनों डायमेंशंस में आसानी से सोच पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो उनके पास इंफॉर्मेशन कम हो तो भी वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं कई सारी कंपनीज जैसे डिलोइट, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने ना न्यूरो डाइवर्स लोगों के लिए हायरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इंडियन ओरिजिन कंपनीज हैं जैसे हाटी कापी, लेमन ट्री होटल्स, इन्होंने भी न्यूरो डाइवर्स वर्कफोर्स को अपनी वर्कफोर्स में इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। इसके बाद राइटर बोलते हैं अगर देखो इंक्लूसिव वर्क प्लेस इस्टाब्लिश करना है ना, तो आप न्यूरो डाइवर्स लोगों के लिए कस्टमाइज इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट कीजिए। डे टू डे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए। स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए वर्क प्लेस पर कि जिससे न्यूरो डाइवर्स लोगों के लिए आसानी हो। टिपिकल ऑफिस वाला कल्चर नहीं होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बैरियर हटाना स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो डाइवर्स पीपल वर्क प्लेस पर अपनापन महसूस करें, ईजी महसूस करें। इसके लिए उन्हें मेंटरशिप प्रोग्राम दिए जा सकते हैं, अलग से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए वर्क प्लेस को और ज़्यादा डाइवर्स बनाने के लिए और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों को वर्क प्लेस में हायर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ना एक ड्राफ्ट रिलीज किया
जिसका नाम है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। अलग अलग 3 एक्ट्स जो हैं वो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, उनको मर्ज करने के लिए है ये ड्राफ्ट। वो एक्ट हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और सबसे लास्ट में टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। क्योंकि देखो अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आज के सिचुएशन के हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बिल होना चाहिए। अगर मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में देखो OTT यानी ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें देखो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट, ये सब आ जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में। पहले तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में सिर्फ ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स आते थे ना, जिनकी सहायता से हम कॉल कर सकते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, या फिर मैसेज सेंड कर सकते हैं। बट आजकल देखो कॉल मैसेज तो व्हाट्सएप, गूगल डुओ, इन सब के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीग्राम। तो अब इनको भी सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में शामिल कर लिया है। अब OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी लाइसेंस लेना होगा, समझ गए, बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स की तरह। नेक्स्ट है असाइनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। बिल में क्लियर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बताए गए हैं और रेगुलेशन बताए गए हैं स्पेक्ट्रम को असाइन करने के लिए। मतलब स्पेक्ट्रम को दिया जाएगा सरकार के द्वारा, मेनली बोली के द्वारा यानी ऑक्शन के द्वारा। लेकिन कुछ पब्लिक फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जैसे डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, इसके लिए सरकार कोई ज़रूरी नहीं बोली लगवाए इनको, इसके लिए सरकार स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सकती है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोविजन ट्रेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम से संबंधित है। बिल में स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम असाइंड, और अगर स्पेक्ट्रम अनयूटिलाइज रह जाता है तो कैसे रिटर्न किया जाएगा, ये सारी बातें बोली गई हैं। अगर देखो गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्पेक्ट्रम असाइन किया था किसी कंपनी को लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है किसी रीजन के लिए, तो सरकार टर्मिनेट कर सकती है उस स्पेक्ट्रम के एलोकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो किसी कंपनी ने स्पेक्ट्रम लिया था सरकार से बोली के थ्रू, लेकिन वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो फिर स्पेक्ट्रम वापस आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बिल में प्रोविजन ये किया गया है, देखो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज भेजता है ना, तो वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करने वाला है उसके पास उस पर्सन की आइडेंटिटी अवेलेबल होनी चाहिए जिसने मैसेज उसे भेजा है। फॉर एग्जांपल A और B हैं, A ने B को मैसेज भेजा है, तो B के पास ना ये हक है जानने का कि मुझे मैसेज किसने भेजा है। ये प्रोविजन करें टेलीकॉम ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड। पहले देखो एक फंड हुआ करता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको रिप्लेस करके नया फंड इस्टेब्लिश किया गया है टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड। पैसा कहाँ से आएगा? टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है ना, इसका 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी के तौर पे लिया जाएगा और उसका पैसा आएगा इस फंड में, टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड। और इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा अंडर सर्व्ड अर्बन एरियाज में। जैसे देखो अर्बन एरियाज होते हैं ना, बिल्कुल पेरिफेरल, ये शहर है, बिल्कुल कोने कोने पे जो अर्बन एरियाज, वहाँ पे कई बार रेंज नहीं आती, तो उन अर्बन अंडर सर्व्ड एरियाज में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, R&D के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड का पैसा, जो आएगा किससे? टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का 5% होगा। तो मेनली ये प्रोविजंस हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल जो अभी सरकार के द्वारा पब्लिक के सामने रखा गया है, सिर्फ ड्राफ्ट है। इसमें ना सरकार डिजिटल एप्लीकेशंस पर और ज़्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहती है। जैसे ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज, व्हाट्सएप, इनको अब आज के समय में ना बहुत लोग यूज़ करते हैं। सरकार इनको भी टेलीकम्युनिकेशन बिल में लाना चाहती है, जबकि ऑलरेडी वो IT एक्ट में आते हैं। ये सारी सर्विसेज IT एक्ट में आती हैं, फिर उनका अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग कानूनों में रेगुलेशन क्यों जरूरी है। अब इसके बाद में सरकार टेलीकॉम सर्विस का जो दायरा है ना वो इंक्रीज करना चाहती है। अब टेलीकॉम सर्विस में ये सारी चीज़ें भी आएंगी, जैसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब आएंगी अब टेलीकॉम सर्विस में। अब मेनली देखो राइटर की शिकायत ये है कि सिटीजन का जो राइट है ना, राइट टू प्राइवेसी, वो अब एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन कंसर्न्स को नहीं शामिल किया गया टेलीकम्युनिकेशन बिल में। माना कि 1885 का एक्ट पुराना हो गया है, तभी नए बिल की आवश्यकता है। बट देखो
इतने सालों में तो सोसाइटी की, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी तो बढ़ गई है ना। अब एक यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स की एक्सपेक्टेशन करता है, प्राइवेसी चाहता है, ट्रांसपेरेंसी चाहता है, लेकिन इन कंसर्न्स को नहीं एड्रेस किया गया है बिल में। सरकार ने बिल में ये भी प्रोविज़न किया गया है, सरकार ने किया है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी है तो फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मैसेज के ट्रांसमिशन को सरकार रोक सकती है। जैसे इंटरनेट वगैरह सरकार बंद कर देती है ना, मैसेज भेजना बंद कर देती है जब दंगे होते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये प्रोविज़न, जो कि वैसे तो ज़रूरी भी है। लास्ट में राइटर के द्वारा एक और कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न की बात की जाती है। जैसे हमने वो डिस्कस किया था ना, साइबर सिक्योरिटी को, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए दो पर्सन्स, जैसे ए ने बी को मैसेज भेजा है, तो बी को ये जानने का हक है कि मुझे मैसेज किसने भेजा है। तो राइटर इस बात पे ये कहते हैं, देखो यही प्रोविज़न आईटी रूल्स में आए थे पिछले साल कि मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उस पर्सन की आइडेंटिटी को जानने का हक है सरकार को, ताकि जो गलत मैसेज फैलाते हैं उनको पकड़ा जा सके। तब कंपनीज ने ये बोला था कि इससे तो पूरा इंक्रिप्शन का हमारा कंसेप्ट है वो गड़बड़ा जाएगा और सिक्योरिटी जो है, प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। वही चीज़ सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन बिल में मिलाने की कोशिश की है कि जिस पर्सन ने मैसेज भेजा है उसकी आइडेंटिटी अवेलेबल होनी चाहिए उसके पास जिसे मैसेज रिसीव किया है। अब देखो, जब आईटी रूल्स में सेम चीज़ आई थी तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो ये चीज़ आएगी तब भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये सब कंसर्न्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब राइटर ये भी कहते हैं जल्द से जल्द देखो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आना चाहिए, तभी सरकार ये सब बिल पास करे। डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी तक नहीं बना है। 5 साल हो गए जब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, बावजूद इसके अभी तक इस पर कानून नहीं बना है। चलते हैं आगे। अब देखो लास्ट जो आर्टिकल है वो रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित है। हर्ष पंत और विवेक मिश्रा ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब देखो ये है जब दो या दो से अधिक देश मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे यूएन एक एग्जांपल है मल्टीलेटरलिज्म का, डब्ल्यूटीओ एग्जांपल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब एग्जांपल्स हैं मल्टीलेटरलिज्म के, क्योंकि इसमें विभिन्न देश एकजुट हुए हैं अपने किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे 77th जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब यूएन का जनरल असेंबली का 77वां अधिवेशन था ना, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, यानी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना जैसे यूएन वगैरह, इनमें रिफॉर्म आने चाहिए। खास करके इंडिया ने फोकस किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ना काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में, आपने देखा होगा यूक्रेन वार हुआ, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाई यूक्रेन वार को रोकने के लिए, क्योंकि रशिया के पास वीटो है, तो रशिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन भी नहीं पास हो उसका सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी आई, कुछ खास नहीं किया यूएन के इंस्टीट्यूशंस ने, ग्लोबल साउथ बल्कि आगे आया। आपने देखा किस प्रकार से इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड की बहुत सारे देशों को। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि अभी ये जो काउंसिल है ना पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। वार नहीं रोक सकी, वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर सकी, पेटेंट नहीं माफ़ हुआ। इवन चाइना जैसे देश भी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया और यूएसए मिल के मुंबई अटैक्स के एक आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहते थे, चाइना ने अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लिया। हैरानी देखिए आप, चाइना क्यों बचाना चाहता है? चाइना क्या चाहता है टेररिज्म स्प्रेड होता रहे? जिस प्रकार से चाइना ने वीटो का इस्तेमाल किया है उससे तो देखो कम से कम ऐसा ही लगता है। चाइना अपनी वीटो का और भी गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कोई रेजोल्यूशन आता है उइगर मुस्लिम्स के साथ जो अत्याचार होता है जिंगजियांग में, उस पर चर्चा करने के लिए, तो चाइना अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर लेता है कि नहीं, उस इशू पे कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो अब इंडिया आवाज़ उठा रहा है कि देखो इतने सारे इश्यूज़ हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आना चाहिए। इसके लिए G4 जो है ना, जो सीट चाहता है, परमानेंट सीट चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, इन्होंने हाल ही में मीटिंग की थी और इनकी मीटिंग को होस्ट किया गया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इसके साथ साथ हमारे विदेश मंत्री ने L69 ग्रुप से भी मुलाकात की। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है और इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट से मेंबरशिप है, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स।
तो इस ग्रुप के साथ भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की और फोकस इस इशू पर था कि कैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाए जाएं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया अब अपने आप को असर्ट कर रहा है, ना सिर्फ यूएन के मंच पर बल्कि इंडिया ने बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया है काफ़ी जोर शोर से। ब्रिक्स, क्वाड, इंडिया कैरिकॉम यानी कैरेबियन कम्युनिटी के साथ में जो अलायंस है, काफ़ी सारे ट्राइलेटरल फॉर्मेट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फ्रांस सऊदी अरेबिया, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ये चाहता है कि आज के समय में ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी की आवश्यकता है, ताकि वर्ल्ड में जो इंस्टेबिलिटी फैल रही है ना उसे एड्रेस किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया जो आवाज़ उठा रहा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने के लिए। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 4 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।